हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो व्हाई आर मुस्लिम कंट्रीज बिकम पुअर। भाई बहुत कमाल का टॉपिक है, देखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देंगे। क्यों मुस्लिम देश आज गरीब होते जा रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 45 देश आज गरीब हैं और बाकी के जो 12 देश है वो भी मेजरली अपने तेल की वजह से ही अमीर है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं इस्लाम धर्म का यहाँ पर कोई लेना देना तो नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को एक मैक्रो लेवल पर देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में ही हो रही है, जो मेजरली इस्लामिक रीजन है। मुसूल, डेमास्कस, बेरूट, न जाने कितने ऐसे मुस्लिम देश के कैपिटल सिटीज हैं जो तबाह हो चुके हैं। इवन अगर आप भुखमरी से पीड़ित देशों का भी लाइव मैप देखोगे तो सबसे ज्यादा भुखमरी इन्हीं इस्लामिक कंट्रीज में। महंगाई और इन्फ्लेशन भी आज इन्हीं देशों में हाईएस्ट है। सोमालिया में फॉर एग्जांपल एक डजन अंडे की कीमत 400 रुपए, यानी कि एक अंडा लगभग 40 रुपए। ईरान में भी हालत कुछ ऐसी ही है। एक ब्रेड का पैकेट 8500 रियाल्स का मिल रहा है और इराक में तो एक आटे की गोनी ऑलमोस्ट 32,000 से 45,000 दिनार तक की हो गई। वेल, ये सब देखकर में भी आपको ऐसा लगे कि इस गरीबी के पीछे मेजर कारण टेररिज्म या वॉर्स, बिल्कुल गलत है। टेररिज्म तो इस गहरी समस्या का सिर्फ एक सिम्टम है, उसका जड़, उसका रूट कॉज बिल्कुल भी नहीं है। सो रूट कॉज आखिर क्या है? अब अगर आप ना एक नॉन मुस्लिम हो, एक हिंदू हो में भी, तो आई एम श्योर आपके मन में आएगा कि रिलीजियस आइडियोलॉजी इस्लाम नहीं फैलाता, वो हिंसा सिखाता है, क्योंकि आईएसएस और अलकायदा वाले उसी का हवाला देकर ही तो टेररिज्म फैलाते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम यू, ऐसा सोचने के पीछे नॉन मुस्लिम्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम्स भी एग्री करेंगे कि इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इस्लाम का इमेज आज खराब हो ही रहा है। बट अगर इस्लाम में ही रूट प्रॉब्लम है तो फिर 500 सालों तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कैसे चला, जिस दौर में मुस्लिम सभ्यता सबसे बुद्धिमान और आधुनिक सभ्यता रह चुकी है। सो लगभग 8वीं सदी से इस्लाम के गोल्डन एज की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा दौर जहां पर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी, आर्ट, कल्चर सब कुछ इस्लामिक एम्पायर में फल फूल रहा है। ये वही दौर था जब इब्न रुश्द जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा हुए थे, जिन्हें आज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म कहा जाता है। कैन यू बिलीव दैट? इस्लामिक एम्पायर से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का आइडिया निकला। 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच अब्बासी खलीफ का इस बड़े से इलाके में राज हुआ करता था। इसी दौरान उन्होंने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम की एक ग्रैंड लाइब्रेरी बनाई थी, जहां पर दुनिया के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं के विद्वानों को बुलाया जाता था और उनके नॉलेज को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बिहार में भी नालंदा यूनिवर्सिटी में होता था। इस हाउस ऑफ विजडम में भी मैथमेटिक्स, मेडिसिन, रैशनल फिलोसफी जैसे ऑलमोस्ट हर फील्ड के साइंटिफिक नॉलेज को अरबिक में ट्रांसलेट किया जाता था। और इसी एरा में ही इब्न रुश्द जैसे पॉलीमैथ यानी हर एक फील्ड का ज्ञान रखने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स दुनिया को मिले, जिन्होंने एरिस्टोटल की फिलॉसफी को दुनिया के सामने लाया। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि दुनिया में लॉजिक और रैशनैलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और अंधविश्वास सबसे बड़ी कमजोरी। इस एरा के कुछ दूसरे विद्वान पॉलीमैथ स्कॉलर्स थे इब्न मूसा, जिनके लिखे अलजब्र किताब से ही अलजेब्रा वर्ड इजाद हुआ है। इनफैक्ट आज हमारा पूरा सोशल मीडिया जिस एल्गोरिदम पर काम करता है, यह एल्गोरिदम शब्द भी इसी एरा के एक विद्वान अल ख्वारिज़मी से ही लिया गया, जिन्होंने हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम को भी इजाद किया। फिर मेडिकल साइंस भी इसी दौर में काफी डेवलप हो चुका है। इसे आप बस इसी तस्वीर से समझ सकते हो, जिसमें हुनैन इब्न इशक नाम के इस्लामिक मेडिकल स्कॉलर ने इंसानी आंखों का डिटेल में एक एनसाइक्लोपीडिया ही बना दिया। अब इस गोल्डन एज के बाद से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में क्रांति आ सकती थी, क्योंकि बगदाद पूरी दुनिया का एक नॉलेज हब बन चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिस्टम चेंज की वजह से ये पूरा इलाका इस तरीके से पिछड़ा रह गया कि आज वो बगदाद आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब बन चुका है, जो आज दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। और यही सिस्टम चेंज है इस्लामिक एम्पायर के डिक्लाइन का रूट कॉज। धर्म को तो बस यूज किया जा रहा है लीडर्स द्वारा अपने फायदे के लिए। सो व्हाई इस्लामिक कंट्रीज आर गेटिंग पुअर, इसके रूट कॉज को समझने से पहले हमें 3 मेजर फैक्टर्स को जानना होगा, जो प्रॉब्लम की जड़ से एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है और जिनको समझ के ही आप रूट प्रॉब्लम को बेहतर समझ पाओगे। सो इन बड़े 3 फैक्टर्स में से पहला मेजर फैक्टर है वॉर। वॉर जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 लीडर्स की वजह से ही फैला हुआ है। एक सऊदी जो सुन्नी इस्लाम का प्रचारक है और एक ईरान जो शिया इस्लाम का प्रचारक है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में आधे सुन्नी मुस्लिम्स हैं और आधे शिया मुस्लिम्स। पर सऊदी चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज सुन्नी इस्लाम को फॉलो करें और ईरान चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज शिया इस्लाम को फॉलो करें, ताकि उन्हें जियोपॉलिटिकल कंट्रोल मिले। यह आइडियोलॉजिकल वॉर कुछ ऐसा ही है जैसा आइडियोलॉजिकल वॉर ग्लोबल कंट्रोल के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर में हुआ है। अमेरिका डेमोक्रेसी फैला रहा था और यूएसएसआर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, और मुस्लिम वर्ल्ड में यही आइडियोलॉजिकल वॉर मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रोल के लिए। अब अक्सर होता क्या है कि जब भी सऊदी किसी सुन्नी देश के किंग को फंड करता है, तब उसी देश के रिबेल्स यानी कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिया ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करने लग जाता है, ताकि वहां पर सुन्नी सरकार बदलकर शिया सरकार आ जाए। अगेन जब ईरान किसी शिया देश के किंग को फंड करता है, तब वहां के रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करने सऊदी आ जाता है। और बस इसी वजह से उनमें सदियों से जंग छिड़ी हुई है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफ यानी कि लीडर कौन बने। एग्जाम्पल के लिए यमन का हवाला
यमन में 1982 में अली अब्दुल्ला सालेह की सुन्नी सरकार, तब उसे सऊदी का सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से वहां के रिबेल्स को सपोर्ट करना ईरान आ गया, जिसके बाद यमन में पूरे 3 दशकों तक जंग छिड़ गई। सऊदी और ईरान ने अपने अपने आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए पूरे यमन को लड़ाई के मैदान में ही तब्दील कर दिया, जिसमें 20 लाख लोग घर से बेघर हो गए, भूखमरी से मरने लगे, मेडिकल हेल्प की कमी की वजह से लोग तड़प रहे थे, जिसमें 85,000 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा ही सेम केस लेबनान का भी है। यहाँ पर भी सुन्नी वर्सेस शिया वॉर हुआ, जिसके दौरान फूड सप्लाई चेन ही कट डाउन हो गई, लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, सभी पब्लिक स्कूल्स बंद हो गए थे। लेबनान की करेंसी लीरा, जिसकी वैल्यू तभी $1 के कंपैरिजन में 1500 थी, वो 80,000 तक शूट हो गई और इस सबसे वहां की 82% आबादी गरीबी का शिकार हो गई। सीरिया में तो 12 सालों से भी वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वहां की 90% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। और ये बस 2-3 देशों के ही हाथ से नहीं, अगर आप इस मैप को देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे मीना कंट्रीज में आधे से ज्यादा वॉर्स इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट्स की ही वजह से हो रहे हैं, जिसका फंडामेंटली बस एक ही आउटकम निकल के आने वाला है, सऊदी और ईरान जैसे खिलाफत के एम्बिशंस रखने वाले देशों का फायदा और बाकी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज का नुकसान और वहां पे गरीबी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वॉर तो बस सिर्फ एक सिम्टम है, एक मेजर फैक्टर। अब यूजुअली हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया कि वॉर से तंग आकर गरीबी से उठने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए अक्सर देशवासी तानाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। पर इस्लामिक देशों के केस में यही डेमोक्रेसी की मांग इनका और गरीब बनने का एक मेजर रीजन बन गया। अब डेमोक्रेसी से गरीबी सुनने में काफी वियर्ड लगता है, राइट? वेल, जरा ये ग्राफ देखो। इस्लामिक कंट्रीज में जब भी डेमोक्रेसी की मांग उठी है, उसके तुरंत बाद यमन, लिबिया, बहरीन, सीरिया, ऑलमोस्ट हर अरब कंट्री में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने मिला है। पर इंडिया जैसे भारी पॉपुलेशन वाले एक नेशन के लिए डेमोक्रेसी अगर वर्क कर सकती है तो इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्यों नहीं? डेमोक्रेसी की एक कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 2010 से, जब मोहम्मद बौअज़ीज़ी नाम के क्रांतिकारी ने गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े होकर खुद को ही आग से जलाकर मार डाला। अब 26 साल के मोहम्मद का आत्महत्या करना ट्यूनीशिया की सरकार के पॉलिटिक्स, करप्शन और अत्याचार के विद्रोह में एक क्रांति बन गया, जिसने पूरे अरब वर्ल्ड की आंखें खोल दी। लोग घबरा गए कि कहीं उनका कोई अपना मोहम्मद ना बन जाए, और इसीलिए ट्यूनीशिया से लेकर यमन, सीरिया, लिबिया, इजिप्ट, हर मुस्लिम देश ने अपनी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, और इसे धीरे धीरे करके इस्लामिक देशों में पॉकेट्स में प्रोटेस्ट होने लगे, जो कि कुछ ही दिनों में एक बड़ा रेवोल्यूशन बन गया, जिसे 2010 में नाम दिया गया द अरब स्प्रिंग। इस प्रोटेस्ट में लोगों की बस यही मांग थी कि उन्हें लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार चाहिए, जिससे वो खुद रूलिंग पार्टी को चुन सके, और उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, जिससे वो अपनी लाइफ सुख शांति से जी सके। लोगों को विश्वास था अरब स्प्रिंग उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। लेकिन जैसे आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो, ट्यूनीशिया के अलावा डेमोक्रेसी की डिमांड ने हर देश की अवाम की हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। बेसिकली डेमोक्रेसी की मांग में इन कंट्रीज ने अपनी कई सदियां वॉर में ही बिता दी, लेकिन फिर भी उन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप हटने की जगह उल्टा और स्ट्रॉन्ग हो गया। मिसाल के तौर पर यमन में अरब स्प्रिंग के बाद सरकार बदली और साले चुनकर आए, पर अंत में हाउतीज ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड साले को मारकर यमन में दोबारा से वॉर शुरू कर दिया। और ऐसे ही कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट भी आई, पर वो गवर्नमेंट सिर्फ नाम की गवर्नमेंट। एग्जांपल के लिए लिबिया 2011 में डेमोक्रेसी के बाद मुअम्मर गद्दाफी की गवर्नमेंट आई, पर गवर्नमेंट सिर्फ नाम की थी, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, जहां पर हर साल दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के बावजूद सरकार तो किम जोंग उन की ही बनती है। अब ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं बन पाई। एग्जांपल के लिए सीरिया, वहां पर अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी की मांग तो हुई, पर सिविल वॉर्स और कांस्टेंट एक्सट्रीमिज्म की वजह से आज तक वहां पर गवर्नमेंट ही नहीं बन पाई। बेसिकली डेमोक्रेसी आने की जगह पर इन कंट्रीज में तानाशाही और स्ट्रॉन्ग होती गई, जिसके भी पास हार्ड पावर था वो बनता चला गया रूलर। मतलब काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही कायदा जैसे गेंगिस खान के जमाने में चलता था, जिसके पास पावर उसके पास सत्ता, जबकि दुनिया आज बहुत बदल गई है। अब आते हैं तीसरे मेन फैक्टर पर, जिसने फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली इस्लामिक कंट्रीज को क्रिपल कर डाला। सो रिलीजन एक जरिया होता है लोगों तक उनकी भलाई के कायदे और कानूनों को उनकी सहमति से लागू करवाने का। रिलीजन का पर्पस ही होता है समाज की उन्नति और विकास, लेकिन रिलीजन के कई कायदे समय समय के हिसाब से होते हैं। जैसे आज की तारीख में क्या कोई हिंदू बोल सकता है कि मनुस्मृति का कायदा आज के समय में लाना चाहिए इंडिया में? वेल नहीं, क्योंकि वो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट ही नहीं करे, और इसीलिए एक्सट्रीमली ज्यादा जरूरत होती है रिलीजन के प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की, ताकि धर्म लोगों को जोड़े भी रखे और साथ ही तरक्की का मार्ग भी दर्शाए। बट इस्लामिक कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली ये राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम गोल्डन एज के बाद भी। अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट की, तो ये किसी भी कंट्री के ग्रोथ के 2 मेजर पिलर्स होते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री के रैडिकल पर्सनल लॉज इन्हीं पिलर्स के खिलाफ। सो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, जो किसी भी देश का फाइनेंशियल बैकबोन होता है। तो आज के समय में इस्लामिक कंट्रीज में लगभग बैंक्स ही नहीं है। ये देखो, सऊदी में 4, बहरीन में 10 और यूएई में 7, और ट्यूनीशिया, सीरिया, यमन में तो बस 1 या 2 टोटल बैंक्स हैं। कंपैरेटिवली अकेले इंडिया के पास पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से ज्यादा 91 बैंक्स हैं, और इसके पीछे की वजह है इनका पर्सनल लॉ। शरिया लॉ के सूरह अल इमरान के 13 से 132 वर्सेस में ये लिखा हुआ है कि पैसों पर इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना दोनों ही गुनाह है।
अब बैंक्स और क्या करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन देते हैं, उसके बदले वो कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देती है और इससे वो कंपनी बिजनेस कर पाती है जो जॉब्स क्रिएट करता है, लोगों को प्रोडक्टिव और बिजी रखता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करा के देश का विकास कराता है। इंटरेस्ट से मिले प्रॉफिट से बैंक का भी फायदा होता है जो फिर और पैसे पंप करती है बिजनेस इकोसिस्टम में और ये डेवलपमेंट का साइकिल चालू रहता है। अब इस पूरे इकोसिस्टम में बैंक्स का फायदा होना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। लेकिन शरिया की पाबंदी की वजह से इस्लामिक कंट्रीज में बैंक्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट में ऑपरेट करते हैं, इक्विटी बेसिस पर। इसमें बेसिकली कंपनीज जब भी इस्लामिक बैंक से लोन लेती है तो वो अपने कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा बैंक के नाम कर देती है, यानी ओनली इफ उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ही बैंक्स का भी प्रॉफिट होगा। बट अगर यही कंपनी प्रॉफिट कमाने में फेल हो गई या बिजनेस डिफॉल्ट कर गया तो बैंक भी लॉस में जाएगी। अब मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस तो फेल ही होते, तो बैंक आखिर लॉस क्यों उठाए? इससे बैंक का खुद का कैपिटल खत्म होने लगेगा और वो आगे सही बिजनेसेस को लोन नहीं दे पाएगा। इन शॉर्ट बैंक ही बैंकरप्ट होकर शटडाउन हो जाएगा। इसी फ्लॉड सिस्टम की वजह से 1997, 1998 और 2009 में 3 बड़े बैंक्स फेल हो चुके हैं और ना जाने कितने ही बैंकरप्टेड बैंक्स का डेटा तो कभी बाहर नहीं आया। सो अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज में बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी पर्सनल लॉ को अपडेट नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट है, जो औरतों को प्रोफेशनल काम करने से रोक रहा है, यानी कि अपने आधे ह्यूमन रिसोर्स के पोटेंशियल को ये कंट्रीज वेस्ट कर रही है। और फाइनली इस्लामिक कंट्रीज का आखिरी लैकिंग फैक्टर जो कंट्रीज को गरीब बना रहा है वो है इनका आज के मॉडर्न जमाने में एंटी साइंस अप्रोच। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कुछ इस्लामिक कंट्रीज में साइंस पढ़ाने पर बच्चे टीचर्स को काटने और मार देने की धमकी देते हैं। जैसे इंडियन कॉलेजेस में कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, वैसे पाकिस्तान में एंटी साइंस स्टूडेंट ग्रुप्स है जो कट्टर साइंस विरोधी है, बट वो ये नहीं समझ रहे कि उन्हीं लोगों का ही तो नुकसान हो रहा है। अब आप ही देखो साइंस के रिसर्च और डेवलपमेंट में ये कंट्रीज कितना लैग कर रही है। दुनिया की 27% पॉपुलेशन होने के बाद भी इनका साइंस के R&D में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। एंड एज अ रिजल्ट इजराइल जैसा एक छोटा सा देश 2020 में अकेले 22,743 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करता है और ये सारी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर मुश्किल से 10,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करते हैं। इस नोबेल प्राइज कमेटी के ऑफिशियल डेटा को देखना, यहूदियों की तुलना में 120 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन ज्यूज फिर भी 47 नंबर नहीं 47 गुना ज्यादा नोबेल प्राइजेस जीत चुके हैं सिर्फ पिछले 100 सालों। बट साइंस जो रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, इस्लामिक कंट्रीज के बच्चे उसके इतने अगेंस्ट क्यों है? वेल, इसके 3 मुख्य कारण। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार मेजॉरिटी मुस्लिम्स का यह बिलीफ है कि मॉडर्न साइंस एक एथिस्ट प्रैक्टिस और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। दूसरा कारण, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज में मदरसा एजुकेशन ही प्राइमरी एजुकेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कल्चर के एजुकेशनल वैल्यूज पर ही फोकस करता है, ना कि स्टूडेंट को एकेडमिकली होशियार या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर। और तीसरा रीजन, बच्चों को साइंस के खिलाफ करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार है खुद इन इस्लामिक कंट्रीज के रिलीजियस लीडर्स। एक प्रोमिनेंट इस्लामिक लीडर और इन्फ्लुएंसर है डॉक्टर जाकिर नायक, जिन्होंने डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन को ही डिस्प्रूव कर not on theory and assumption. Darwin's theory has not been proven. We have not been created from ape. There are hundreds of scientists who speak against that, and Quran speaks against that also. डार्विन की थियरी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए ये होमो सेपियंस को तक 500,000 साल पहले मार चुके। The Homo sapiens, we died about 500,000 years ago. तो फिर हम कौन है भाई? अब आप मुझे बताओ, अगर हम साइंस नहीं पढ़ते तो शायद हम भी बिना कोई सवाल उठाए इनकी बात को एज अ फैक्ट मान लेते। और यही होता है ऐसे लीडर्स को फॉलो करने वाले यूथ और मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि उनका साइंस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है और इसलिए उन्हें लगता है कि उनके लीडर्स को सब कुछ पता है। डॉक्टर की डिग्री जो लेकर बैठे, वेल साइंस में अथॉरिटी की या डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है जैसे धर्म में, बल्कि एविडेंस यानी सबूत की वैल्यू। हमारे आसपास आंखों से नहीं दिखाई देने वाले रेडियो वेव्स है, इसका सबूत फोन टेक्नोलॉजी में ही है जिसको यूज करके आप में फोन पर बात कर पाते हैं। हमारे आसपास ना दिखने वाले सूक्ष्म वायरस होते हैं और इसका सबूत तो पूरी दुनिया को कोविड पैंडेमिक ने ही दिखा दिया था। साइंस अथॉरिटी नहीं एविडेंस पर चलता है, जो एविडेंस जाकिर नायक सर के पास अपने बयानों को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। और जो भी तरक्की मॉडर्न इंसान ने देखी है वो साइंस की ही देन है। अगर इस्लाम का गोल्डन एज कभी आया था तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि सही इस्लामिक लीडर्स ने धर्म की सही प्रेरणा देकर साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, ना कि अपने राजपाट छीन जाने के डर से लोगों को अज्ञानता के अंधेरे में रखा। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना तो अब जो मुस्लिम कंट्री है ना वो ऑलमोस्ट भाई गरीब ही है, मतलब कि उनमें एक जंग छिड़ी रहती है। हर साल ही सालों साल वो जंग की एक कतार में भाई खड़े रहते हैं और गुर्बत भाई इतनी हो चुकी है कि आप मतलब कि सोचे बिना। आप जब भाई हम पीछे थोड़ा सा आ जाए ना पाकिस्तान में तो ऐसे ही लगता था कि यार इधर भी डेमोक्रेसी है और इधर भी सारा एक सीन सेम ही है, मतलब कि कानून है, सबको जो हकूक है ना वो बराबर मिलते हैं, मतलब कि अगर कोई गरीब बंदा है तो वो अपना हक ले सकता है। लेकिन इन तो भाई
10 साल में ऐसी चीजें हो चुकी है कि अब हर बंदा इधर अनसेफ है पाकिस्तान में, मतलब कि आपकी जान की एक कोई एक वैल्यू नहीं है। जो चाहे मतलब कि आपको मारे, पैसा वो दे, आप छूट जाए। बाकी अगर बात करें ना आप सीरिया, इराक या ये जो मुस्लिम कंट्री हैं, भाई इनका तो बुरा ही हाल हुआ। हर मतलब कि इतनी जंग उधर छिड़ी हुई है, अल कायदा उधर बैठा हुआ है सारा, और सारी एक्टिविटी में ये मुलव्वस रहता है। अफगानिस्तान को देख लें, मतलब कि सारी एक दहशत गर्दी, और ये जो एक कट्टर इस्लामी कट्टर है ना, इनका एक ये मतलब कि साचा है, मतलब कि रिलीजियस को आगे रख लिया, उसके पीछे सारी एक चीजें छेड़ दिया। अब अफगानिस्तान में भाई लड़कियों एक स्कूल नहीं जा सकती, मतलब कि उन्होंने बैन कर दिया है, और ऐसे ऐसे सख्त कानून है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी अगर मतलब कि हर तरफ तानाशाही, आप सऊदीया में देख ले, दुबई में देख ले, लेकिन उन्होंने भाई अपने जो लोग हैं ना उनको सहूलतें दी हुई हैं ताकि ये आवाज ना उठा सके। आप सीरिया में देखते हैं, इराक में देखते हैं, यमन में, ये सारी कंट्रियों में कोई ना कोई एक झगड़ा होते ही रहता है, मतलब कि लड़ते रहते हैं। लेकिन दुबई, सऊदीया, कतर, ये चीजें भाई आज तक नहीं हुई। अब दुबई की बात करें, उधर की सबसे ज्यादा मुश्किल है सिटीजनशिप लेनी, क्योंकि वो आपने सिटीजनशिप को सहूलतें ही बहुत देते हैं। हाँ तक कि जमीन देते हैं, आपने आपने को मतलब के पास से पैसे देते हैं कि आपने जो करना है करे, कारें देते हैं। मतलब कि जो एक दुबई का एक बच्चा है ना, जब वो एक जन्म लेता है, वो एक जन्म लेते ही भाई एक मिलियनर बन जाता है। इतनी मतलब कि उन्होंने सहूलतें दी है, इसलिए उधर कोई भाई एक होते ही नहीं है सीन ऐसा कि हम ये हुकूमत गिरा दें, सारा कुछ गिरा दें। बाकी अगर इस रीजन की बात करें ना, ये तो भाई टोटली एक फ्लॉप हो चुका है। ना उधर भाई कुछ एजुकेशन है, ना कुछ लीडर टिकता है, जो भी है अमेरिका के टोट बैठे हुए हैं। अब सीरिया में एक को उन्होंने भाई हटाया था, दूसरा आकर बैठ गया, और वो ही एक सीन चलता रहता है, ये मतलब कि नफरत और लड़ाई झगड़े। भाई नफरत जब तक ये फिरका वारी भाई खत्म नहीं होता ना, तब तक भाई ऐसे काम चलना है क्या। ना शिया बर्दाश्त कर सकता है सुन्नी को, ना ही सुन्नी बर्दाश्त कर सकता है शिया को, ना ही देवबंद कर सकता है। याद करके जितने भी फिरके हैं ना, एक फिरके को इमदाद कहीं से मिली है ना, तो दूसरे ने भाई उस मुल्क पर अटैक कर देना, लो आपने उधर इमदाद दे दी, हमें क्यों नहीं दी। उधर भी उन्होंने मरना शुरू कर देना है क्या कि ये उधर क्यों चले गए, या उधर इमदाद क्यों दी है कि ये की काम भाई वही बात कर सभी को बेच लेकर आ रहे हैं ना। मेन रीजन नहीं है, बात ये है कि सबसे ज्यादा अगर जंगें हुई है ना तो यूरोप की आपस में हुई, इसमें कोई डर है। दो जंगें हुई हैं। यूरोप अपने आप को क्यों कैसे कवर किया, यानी कि वो मजहब से ऊपर निकल आया। जब बाकी भाई उनका रिलीजियस एक है। मेरी बात सुनो, उनके हमारे से ज्यादा डिफरेंसेस है। मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि हमने जो जैसे जैसे नया दौर अरशद भाई आया है ना, हमने अपने आप को उससे दूर किया। अब साइंस है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, हमारा क्या होता है, ये फलाना बीमार से बाबे पास ले लो, फलाना बीमार से तवीज़ दे दो। हत्ता कि ये इस्लाम का घटिया तरीन पहलू है, इसमें इस्लाम का इससे दूर दूर कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन यार हमारे ऊपर चीजें थोपी गई हैं। जब तक आप मजहब से उठकर अपने तरक्की की तरफ, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आएंगे, आप फंसे रहेंगे। आपने लोगों को मदरसे के सिस्टम में फंसाया हुआ, वहीं पे पिसते दो बस। और भाई हमारा मजहब एक ही है, और मजहब दीन एक है, मजहब मुख्तलिफ है। शिया भी मुसलमान है, सुन्नी भी मुसलमान है, देवबंदी भी मुसलमान है, सारे मुसलमान है। मैं दीन की सिर्फ इनके पास सिर्फ एक ही इनका लॉजिक है कि इनकी सरदारी होनी चाहिए। सबसे बड़ा इनका काम है, इनको सरदारी मिलनी चाहिए। तो है इनका, ठीक है, ओ भाई सरदारी इनको मिलनी चाहिए। ये चाहते हैं कि हर बंदा जो है वो हमारे नीचे काम करे। असल इनका मुद्दा यही है कि हर बंदा जो है वो हमारे नीचे काम करे। ये इसलिए तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इनका ईमान फारग हो चुका है, ईमान वाली भी इनके अंदर बात कोई रह नहीं गई। इनके अंदर एक लालच पैदा हो गया है कि यार ये बंदा मुझसे अच्छा क्यों है, ये बंदा मुझसे ज्यादा पैसा इसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है। तो इन चीजों ने इनका बेड़ा गर्क किया है, और इनके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। ईरान और सऊदीया का आपस में इख्तिलाफ क्या है, अमेरिका लड़वाता है भाई। तो यही चीज है ना। अल कायदा किसने तो अब्बा तो उसको इन्होंने माना हुआ है। पे टेररिज्म कौन करता है, किसी को भूल है? सारी जमातें कौन बना, ISI कौन बनाने वाला, अल कायदा कौन बनाने वाला, सारा कुछ वही बनाने वाला, किसी को भूल है?
अफगानिस्तान में आके कौन 20 साल बैठा रहा? अलकायदा सारा कुछ वही अमेरिका करता है, ये उनके पिट्ठू हैं, उनको ऐसे बंदे चाहिए। बिल्कुल यार यार आपको एक पता है जब एक सीरिया में ऐसा भी दौर था जब एक वुमेन इन्वायरमेंट बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। आप अभी भी देखते हैं ऐसी बिल्डिंगें और ऐसे रोड है जो अभी तबाह हुए पड़े हैं, तो वो चीज इनसे भाई बर्दाश्त ही नहीं हुई। भाई आप 90s का कभी इराक और अफगानिस्तान देखें हाँ। ना, तो आज के यूरोप को पीछे करता है। पीछे करता है। तो ये एक मतलब के एक कट्टरवादी थी ना, हाँ, इन्होंने उन लोगों ने। एक वुमेन इन्वायरमेंट ही नहीं दिया, लड़कियों को ऐसे मतलब के अंदर धकेल किसी दिया, को भी नहीं। किसी को भी नहीं दिया, ऐसे ही है मगर भाई बाकी तो चीजें ठीक है। हम जो पाकिस्तान है इसको इंडिया के साथ जंग लड़नी किस लिए है, कितनी जंगें लड़ चुके हैं, किस लिए ये जंग उनके साथ कर रहे हैं, और सबको पता फायदा इनको क्या है वहां से? भाई जो ऊपर से कहते हैं वैसे ही होगा। तो इसीलिए तो इन्होंने बेड़ा गर्क करवा लिया मेरी है। बात सुने, अपने मुल्क का बेड़ा इसी वजह से मैं गर्क आपका किया। छोटी सी बात बताऊं, आप सारे बैठे हैं, जितना यूरोप है, जितना अमेरिका है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी असला अमेरिका, रशिया, चाइना बनाता है। हाँ। ऐसे है ना, अपना क्या नाम है, रिमान भाई, ऐसे। तो भाई उन्होंने अपना असला चीजें कहीं बेचनी है, जंग तो नहीं लगाना, किधर करना मुझे बताओ, किधर सारा कुछ करना है? ये पाकिस्तान की और इंडिया की 2025 में जो जंग हुई, $बिलियन का नुकसान हुआ दोनों कंट्रीज की तरफ से, तो हाथ किसके रंगदार हुए? बिजनेसमैन हुए। कंट्रियां बिजनेसमैन चलाती हैं, ये हकीकत बात है। तो जो ये वो कहते हैं इनकी मजबूरी है। तो इनको जरूरत क्या है? इनको नजर नहीं आ रहा कि हमारे पास जो अगर ये असला हमने इंडिया पर चलाना है, इंडिया हम पर चलाएगा, फायदा किसको होगा? फिर दोबारा जाकर भीख मांग के वो असला खरीदेंगे। यार देखो ना, सबसे बड़ी मिसाल है जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए इंसान के पास अकल भी हो आए थे ना, किस लिए आए थे कि भाई ये मामला हम खत्म करें, हम जो है ना वो इकट्ठे हो गए चले, हमें जरूरत नहीं है जंगों की, हमें जो है ना वो दोनों मुल्कों को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी जो आवाम है उसके ऊपर खर्च करने की, Education उनका पे। हाँ उनका जो है ना वो गरीबी भाई खत्म लाइफ करनी। जो जो चीजें हैं भाई उसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। हाँ, तो उन्होंने उसी टाइम जा कारगिल में जंग शुरू कर दी। वो ये मौलवी और वजीर आजम को पूछा तक नहीं, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान जाके धोया ये था मौलवी है। बत्तियों से। वजीर आजम को किसी ने पूछा नहीं है कि कारगिल वाली जंग हम लड़ेंगे। वो मेरी बात सुनो, हमारे मुल्क का भट्टे इन मौलवियों ने बिठाया, एक इन्होंने एक बाबू ने। हैं? बाबू ने। बाबू को तो मानते नहीं, वो तो बेचारे ना, वो तो उनका बिजनेस करते हैं, उनकी रोजी रोटी लगी हुई, उनका तो मसले नहीं। यार वो कौन हर सा कंट्री, इंडिया में भी देख लो, जो भी बाबे या उनकी वो कौन सा रोजी रोटी किसी के उनकी पास लगी जाते हैं, खुद लोग उनके पास बाबू के पास उनकी रोजी जाते हैं। रोटी लगी, वो बेचारे कब्रों के नीचे चाहे कुत्ते दफन हो, ये भी कोई पता नहीं। यार वो कौन सा किसी को घर से बुला के हाँ, लाते हैं? कोई अपनी 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 अकल भी तो होती है ना। अच्छा, ठीक है एक ना? सर ने एक और बात की, मुझे बड़ा अजीब लगा कि कंट्रीज इंडिया और मुस्लिम कंट्री में ये सारा कुछ होता है जो मोदी के दौर में जो इंडिया में हुआ मुसलमानों के साथ, वो उनको नहीं नजर आता जितना वहां पे इन्होंने हालात वहां पे खराब किए, उनके मुसलमानों पे जमीनें तंग की, वहां पे भी कमीन, अभी जो मोदी के दौर में जितने वहां पे मुसलमान community वहाँ के एक साथ क्या अच्छे कुछ वजीर नहीं है, हुआ, चाहे इधर कोई भी भी नहीं है। community हो। कुछ भी नहीं उधर उधर से मुसलमान आता क्यों नहीं इधर? कहीं क्या? बाहर भी नहीं जाता इंडिया से कहीं। मुसलमान इधर ये आते सोशल क्यों नहीं? मीडिया पे ये चीजें निकल के आई है ना सारी। सोशल मीडिया पे आप बोलते हैं कि यार, सोशल देखो मीडिया ना, की बातों पे भाई, यकीन मैं ना करें और आप पता क्या बात खुद है। बोल रहे हैं सोशल मीडिया। इन्होंने अब वहाँ पे एक औकाफ महकमा है, औकाफ वाले वहाँ पे क्या सीन है, इन्होंने भाई जो पाकिस्तान में? रेलवे के नहीं, इंडिया में रेलवे की जो जमीनें है ना उधर उन्होंने अपने दरबार वक्फ बनाए बोर्ड हैं। है, वक्फ वक्फ बोर्ड जो बोर्ड है है। ना, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने भाई देख लो कहाँ पे इनके साथ ज्यादती की है, हर तरह के राइट्स अगर पीएम मोदी कोई मतलब अनाउंस करते हैं ना स्कीम, उसमें मुस्लिम भी शामिल होते हैं, उसमें सब भाई हिंदू भी शामिल होते हैं। अगर पानी की स्कीम चल रही है, पैक गुजर रहा है, तो वो दोनों घरों से गुजर रहा है, ये बात नहीं होती। लेकिन भाई जो इंतशारी है उनका तो ज़ाहिर बात हर जगह पे इलाज, इधर हमारे नहीं कर रहे इलाज इंतशारियों का, होता है कि नहीं? बीएलए वाले में कर रहे हैं, केपीके में कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना, तो ये हर जगह पे मौजूद होता है। लेकिन भाई आप इस चीज से अंदाजा लगा ले कि भाई वहां पे जो मुस्लिम है, आप कभी किसी मुसलमान से बात करके देखना, वो हमें समझते ही कुछ नहीं है। सही। मेरे साथ 2-3 लड़के बात करते हैं, वो भाई जितना वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, आपकी सोच है। यहाँ पे किसी से पूछ ले, आप मुल्क से प्यार करते हैं, कोई भी नहीं। हर कोई चाहता है कि भाई मैं यहाँ से निकलूं, भाग जाऊं। हम कश्मीरी है जिनके और ऊपर कहेंगे देते हैं अमेरिका को, तो यूरोप को, तो अगर किसी को वीजा लेना वो कहेंगे यार बिस्मिल्लाह। तो यही अभी बात है देखिए, ना, अभी आपके देखिए। सामने जम्मू क्यों कश्मीर है, है? आपके सामने कश्मीर है, आप बात करते हैं ना कश्मीर की कि जो मतलब
जो है ना हमने उसके ऊपर 70 साल मेहनत की है, ऐसे ये 77 ईयर वही कश्मीरी है जिनको आज हमने 2 महीने से जो है ना वो वहां पे बंदी बनाया हुआ है। किसी की जरूरत नहीं है वहां पे मीडिया के जाने, वहां पे हमने जो है ना वो नस्ल कशी शुरू की है। जो भी भाई आवाज उठाता है उसको जो है ना वो गायब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कोई पता नहीं क्या हो रहा है। तो भाई हम ये चीज क्यों नहीं कहते? हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया में वो हो रहा है। भाई कोई आप देखो ना इस तरह का बड़े लेवल के ऊपर कोई बात हो तो कोई भाई एहतजाज हो, कोई कोई कहाँ पे कोई न्यूज वगैरह है, यहाँ वहां पे कोई मतलब एक रंडी रोना हो कि यार ये देखो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है यार। छोटे लेवल के ऊपर आप देख लो ना, वो यूपी तो हर तरफ होता है। यूपी था ना आपके सामने, वहां पे सबसे ज्यादा जो माफिया का कंट्रोल था ना वो मुसलमान थे। अब अतीक और रहमान ये सब जो मतलब सारे हैं यूपी में अच्छा। यही था ना। अब जैसे भाई वो 2-4 जो ऊपर वाले थे उनका खात्मा हुआ, सारे सुधर गए क्योंकि वो उन्होंने फसाद डाले हुए थे। कभी वो कहाँ पे एहतजाज शुरू करवा देते, कहाँ पे वो फसाद जो भी मतलब बड़ा त्योहार होता था वहां पे वो ये सीन शुरू करवा देते। लेकिन अब क्यों नहीं होते? आपको वहां पे रथ यात्रा भी निकल रही है, वहां पे ये केवट यात्रा अभी हुई है। लास्ट आप 2-4 साल पीछे चले जाएं, हर एक केवट यात्रा के ऊपर भाई एक पत्थरबाजी होती थी कि नहीं? इस दफा सुकून से क्यों हुई है? क्योंकि वो इंतशारी खत्म हो रहे हैं। वो थोड़े से वो पढ़ लिख गए, उनको पता चल गया कि भाई इन चीजों में फायदे कोई नहीं है। ये चीज है भाई। ऐसे ही है भाई, काफी अच्छी वीडियो थी यार। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।